अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले आज की अहम खबर, और वो खबर FBR से आई है, नई हज पॉलिसी के बारे में है। और हमारा उस पर टाइटल ये है कि मक्के गया गल मुकदी नहीं, FBR इन एक्शन। और इसमें वजह यह है कि जो 2025 की हज स्कीम जो हज पॉलिसी जारी की है वज़ारत मज़हबी अबूर ने, उसमें उन्होंने निजी स्कीम के लिए कहा कि 30 लाख से ज़ायद हज के ख्वाहिशमंदों की तादाद है, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार दे दी गई है। और महंगा प्राइवेट हज पैकेज लेने वाले आज़मीन के नाम FBR को भिजवाए जाएंगे और FBR उन महंगा पैकेज के ख्वाहिशमंदों के नाम सिक्योरिटी एजेंसीज को भिजवाएगा। और FBR मुतल्लिका आज़मीन जो हैं, जो हज पे जाना चाहते हैं, उनके असासों और टैक्स की छानबीन करेगा कि ये इतना महंगा प्राइवेट हज तो कर रहे हैं, तो यहाँ टैक्स पाकिस्तान में कितना दे रहे हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एजेंसियाँ मुतल्लिका आज़मीन के क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड का जायज़ा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं हज पे या उम्रे पे, उसमें बहुत सारे भिखारी बन जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो रही है। तो ये भी होगा। और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही 30 लाख से ज़ायद पैकेज वाले आज़मीन को इजाज़त मिलेगी और कंपनी इनकी मुकम्मल तफसीलात देंगी। और ये सारा जो है, इसमें उन्होंने एक फोकल पर्सन को भी अपॉइंट कर दिया। तो ये आज की अहम खबर है। और हमारे आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की टॉप स्टोरी है PTI फिर गेट नंबर 4 पर। और उसकी वजह ये है कि PTI में खुशी की लहर दौड़ गई है जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर की कुछ दिन पहले पेशावर में, और जिस पे हुकूमत की तरफ से बहुत सारी वजाहतें आ रही हैं और सिक्योरिटीज़ राय से भी कुछ खबरें आई, जिसमें ये इस तासुर की नफ़ी की गई कि कोई सियासी गुफ्तगू वहाँ पे हुई है, बल्कि कहा गया कि वहाँ पे सिर्फ एक सिक्योरिटी के जो इशूज़ थे वो डिस्कस किए गए हैं। तो देखना ये है कि खान साहब भी जिस बात को वेलकम कर रहे थे, इस मीटिंग को PTI के दूसरे लीडर्स भी कर रहे हैं, उस पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ अलग से क्यों है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा, खान को सज़ा का ज़िम्मेदार कौन है? वकला हैं, सियासतदान हैं, काबीना है, उनकी बेगम है, या खान साहब खुद ज़िम्मेदार हैं अपने आप को इस सज़ा के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा, मज़हब के नाम पर करप्शन हलाल। और हम देख रहे हैं कि दोहरी शरीयत के जो पाकिस्तानी बरतानिया में ख़ास तौर पे वो एक मुजाहरा कर रहे हैं कल। और इस मुजाहरे को ज़ाहिर उनका हक़ है, करना चाहिए, लेकिन ये मुजाहिरीन वो नज़र नहीं आए कुछ दिन पहले जब इलॉन मस्क, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, उसने इन बहुत सारे ब्रिटिश पाकिस्तानियों पे इंतहाई गिनाहने और गंदे इल्ज़ामात लगाए। पूरी दुनिया में बदनामी पाकिस्तान की हुई, पाकिस्तानियों की हुई, हमारे मुल्क की हुई, उन चंद बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी निजात लोगों की वजह से। उस पर इन्होंने कोई मुजाहरा नहीं किया, उस पर कोई बात नहीं की। और ये क्यों इस्लाम के नाम पर, ये मज़हब के नाम पर जो करप्शन उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे जो लोग हैं वो उस वक्त क्यों नहीं बोले पिछले हफ्ते? इस पर हम बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। और शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। पहले टॉप स्टोरी किया अली मोहम्मद खान साहब ने, MNA हैं और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अफसर साहब। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और अभी फैसला आ गया है 190 मिलियन पाउंड का, और उसमें ज़ाहिर है खान साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं, बाहर शेख रशीद भी मिले हैं और लोग मिले हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब हौसले में हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खान साहब ने वेलकम किया है कि जो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की और अली मीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, उसको उन्होंने बहुत वेलकम किया। तमाम PTI की लीडरशिप ने वेलकम किया है। आपके ख्याल में ये मीटिंग कितनी अहम है? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि आप PTI दोबारा गेट नंबर 4 पे जा रही है, हालांकि आप लोगों ने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लिया हुआ था। तो इस पे थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को बताएंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जुडिशरी पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जो इमरान खान साहब का केस है। और ये जो फैसला आया है, इसको ना सिर्फ हम मुस्तरद करते हैं, बल्कि ये सवाल भी उठाने में हक बजानिब है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को जब उसके खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला, तो ले दे के आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली जिसमें एजुकेशन मिलेगी पाकिस्तानियों को, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस मज़हब पे भी है, रिसर्च पे है। क्योंकि हमारे मुल्क में माशाल्लाह मजहबी मदारिस तो बेइंतहा हैं, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती में कोई ऐसा इदारा जहाँ हमारे दीन पर रिसर्च हो, रिसर्च का
की सोच ही मफकूद हो गई है इस्लामिक उम्मा में, बिलखुसूस तमाम इस्लामिक उम्मा में, कि हमारे दीन पर रिसर्च हो और जेन्युइन ऐसे स्कॉलर्स पैदा हों जो ना सिर्फ मजहब पे अबूर रखते हों बल्कि नए दौर के तकाजों के मुताबिक टेक्नोलॉजी साइंस को भी साथ लेके चले, कि ऐसी आपकी लीडरशिप तैयार हो जो दुनिया को लीड कर सके। उसके लिए एक जबरदस्त सोच के तहत इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई जिसके वो ट्रस्टी थे। ट्रस्टी का जब लफ्ज आ जाता है तो वहां से बेनिफिशियल ओनरशिप खत्म हो जाती है। 1 रुपए का कोई फायदा इमरान खान साहब को या उनकी वाइफ को, बुशरा साहिबा को, इससे नहीं था, और उस पर 14 साल कैद या बुशरा साहिबा को 7 साल की बहुत ज्यादती हुई है। इसके खिलाफ हम अपील करेंगे और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम उम्मीद है हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। जहां तक जो मुज़ाकरात के हवाले से आपने बात की है, जो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर साहब की या अली अमीन खान की मुलाकात हुई है, खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया और सिक्योरिटी सिचुएशन पे जाहिर है वहां लीडरशिप को इकट्ठा किया गया था, वहां पे मीटिंग हुई, बाज़ाब्ता कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन पे वो बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसी हद तक मैं इस पे कमेंट करूंगा। ठीक है। अच्छा, आपने भी फरमाया कि हुकूमती सरपरस्ती में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसमें दीन पर रिसर्च हो सके, तो ये हुकूमती सरपरस्ती तो नहीं थी, ये तो एक प्राइवेट ट्रस्ट है, जैसे आपने खुद फरमाया कि ट्रस्ट है, तो वो तो नहीं है। मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि दीन पर रिसर्च इस यूनिवर्सिटी में आपने कहा हो रही है, कुछ 2 कोर्सेज के नाम हमसे शेयर करेंगे आप? अफसर साहब, पहले तो जो पहला हिस्सा है आपके सवाल का वो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकारी या गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर यूनिवर्सिटी होती तो वो तो फिर एक वज़ीर आज़म के लिए आसान होता है। आप एक पीएम डायरेक्टिव इशू करते हैं, काबीना की मंजूरी होती है, सूबे से या मरकज से आप बेशुमार पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी आप बना सकते हैं। ये तो इनिशिएटिव ऐसा था कि एक ट्रस्ट के तहत एक यूनिवर्सिटी का बनना था, लेकिन उसकी ओनरशिप चूंकि वजीर आजम वक्त के ले रहे थे, इसलिए मैंने कहा गवर्नमेंट की सरपरस्ती की मैंने इसलिए बात की कि पाकिस्तान में हालांकि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, कलमे के नाम पे अफसार साहब बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है, लेकिन बदकिस्मती से क्रेडिबल ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां नए दौर के लिए आप स्कॉलर्स जो है वो तैयार कर सकें, जो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि दीन और दोनों को साथ लेके चल सकें, तो उस पर एक बहुत अच्छी सोच है मेरे ख्याल में। और ये सोच अगर हम इसको देखें, मजहब का जो इशू है, अगर हुकूमत इसको ओनरशिप नहीं लेगी, जो आपके स्कॉलर्स तैयार होते हैं, जो सूफीज़म पे रिसर्च अगर होती है, कुरान पे रिसर्च होती है, बिलखुसूस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे अगर रिसर्च होती है, गवर्नमेंट अगर ओनरशिप नहीं लेगी तो जाहिर है मदरसे एक हद तक तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप उसको कह सकते हैं कि एनजीओ सेक्टर आप उसको कह सकते हैं, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन आप उसको कह सकते हैं, कि जब गवर्नमेंट का चेक नहीं होगा, गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होगी, फिर आपको ये नहीं पता होगा। अगर 1000 मदरसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, उसमें 2-3 ऐसे भी हो सकते हैं जहां वो कोर्स या सिलेबस ना पढ़ाया जा रहा हो जो आपके मुल्क की सलामती के तकाजों के साथ मुतकाजी हो। तो इस वजह से जब नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, फिर आपको मसले मसाइल भी बनते हैं। गवर्नमेंट ने कभी ओन नहीं किया। जहां तक आपकी दूसरा जो सवाल का हिस्सा है कि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, देखें सूफीज़म या दीन के मुतालिक जो है उसमें रिसर्च होनी है। जाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई, रिजीम चेंज हो गया, खान साहब को सिस्टम से आउट कर दिया गया, उस तरह से इसकी सपोर्ट ना हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। एक प्रोसेस या एक जो यूनिवर्सिटी थी वो मुश्किल से सरवाइव कर रही थी या सरवाइव कर रही है, क्योंकि आपने उसके जो जिसकी ब्रेन चाइल्ड है उसको ही आपने उठा के जेल में डाल दिया इस गुनाह पे कि उसको खिलाफ आपको ना एवन फील्ड अकाउंट्स मिले, ना आपको उसके खिलाफ कोई स्विस अकाउंट्स मिले, ना आपको कोई मनी लॉन्ड्रिंग मिली, ना कोई ऐसे कोई ठेके मिले, ना कोई पाकिस्तान में नहीं, तो उसमें मुझे तो आपको एक ये चीज मिल गई। ठीक है, लेकिन देखें इसमें हाउसिंग सोसाइटी का हम जिक्र ना ही करें तो बेहतर है, फिर बात और निकल जाएगी और हमारे पास शायद इतना आपके पास भी टाइम ना हो, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवालात हैं कि ये दीन के नाम पे जो लोगों का दूसरी तरफ का एतराज़ है कि आप दीन का नाम मिसयूज़ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त होती है अगर दीन का रसूल का नाम इस तरह यूज़ किया जाए। तो मेरा ख्याल है मैं नहीं अपने आप को इस काबिल समझता कि मैं इस पर ज़्यादा बात करूँ। मुझे सिर्फ 2 उन डिग्रीज़ के नाम बता दें जो वहाँ से दीन के नाम पे जो इशू की जानी थी,
कोई आलिम वहाँ पे मौजूद हों, फैकल्टी में बहुत बड़े, कोई ऐसा कोर्सेज, कोई नाम दो डिग्रियों के, क्योंकि जो वहाँ पे इस वक्त पढ़ाया जा रहा है उसमें तो मुझे ऐसी कोई डिग्री, दो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें दीन का कोर्स कोई नहीं है, कोई डिग्री, कुछ सूफीज़म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आप बता दें, देखिए वो आवाम के लिए बता दें कि क्या पढ़ाया नहीं हो सका ना। जब इमरान खान साहब को आप प्रोसेस हो गया, 4 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी को, को 4 साल हो गए हैं, वहाँ पे और कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, 400 स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे 50 करोड़ रुपया लग चुका है, 28 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में पड़ा था, इतनी सारी ज़मीन है, बहुत कुछ है, वो मतलब फिर भी क्यों नहीं कोई वो पहले 2 कोर्सेज दीन के नाम पे क्यों नहीं थे? वो मैनेजमेंट साइंसेज और पता नहीं कंप्यूटर साइंसेज क्यों है? देखिए अब्सार साहब, यही हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमारे मुल्क में मुश्किल से आपको एक ऐसा वजीर आजम मिलता जो बड़े बड़े, जिसको आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो भी वक्त की जरूरत होते हैं, उसने एजुकेशन पे फोकस किया, उसने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, उसने दीन पे फोकस किया। और यहां नहीं, अमेरिका में जाके आपके, हम सबके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके नबी हैं, नबी आखिर ज़मान, उनका मुकदमा लड़ा और 15 मार्च है मेरे ख्याल में वो डेट जो उन्होंने दुनिया से मनवाई एंटी इस्लामोफोबिया डे के तहत, कि दुनिया में इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया कि ये दहशतगर्द मजहब है, ये दहशतगर्दी सिखाता है। इमरान खान साहब ने एंगेज किया क्योंकि वो वेस्ट के मिजाज को समझते हैं, और वहां उनके सामने एलाबोरेट किया कि इस्लाम इज अ मैसेज ऑफ पीस, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। एंगेज किया कि जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुदा न खास्ता कोई वहां गुस्ताखी करता है तो उससे हमारे दिल क्यों दुखते हैं। उन्होंने एंगेज किया और वो एक दिन के तौर पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन से मनवा के गए। देखिए मैं आपसे, मेरा आपसे इतना प्यारा और एहतराम का ताल्लुक है, मैं तो आपसे जो सवाल पूछा मुझे उसका जवाब दे देना। मजहब को हम मजहब कार्ड क्यों खेले जा रहे हैं सियासत के लिए? कंप्लीट कर लूं ना 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 ना, मजहब कार्ड इसमें है ही नहीं। देखें, क्या हम ये चाहते हैं मैं सवाल का जवाब दे दें, हम आगे चलें। उलूम का माहिर हो, वो सिर्फ मजहब पे फोकस करे। इस यूनिवर्सिटी से आपको सोशल साइंसेज भी सिखाई जानी है, मेरे ख्याल में एमबीए के कोर्सेज भी होंगे, और उसमें दीन और मजहब और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फोकस है। लेकिन जब आप मुझे 2 कोर्सेज का नाम बता दें, 2 डिग्री कोर्सेज का नाम बता दें, सीरत नबी पे, मजहब पे, इस्लाम पे बता तो दें। मेरे भाई रिसर्च, देखें मेरे भाई, रिसर्च का काम होना था और इसको कंप्लीट होना था, लेकिन जब आपने वजीर आजम को उठा के रिजीम चेंज कर दी, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसकी वो सरपरस्ती ही ना रही, उस पर आपने इल्जाम लगा दिया करप्शन का, कि जब जो दीन सिखाता है, जिसने ओनरशिप ली, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाने की ओनरशिप ली और एनकरेज किया स्टूडेंट्स को कि आप रिसर्च की तरफ आए, ये 5 दिन में या 6 महीने में तो रिसर्च नहीं होती ना। अगर इसको कंप्लीट होने दिया जाता, अगर इमरान खान साहब अपनी जगह पे मौजूद होते तो इसकी आप ओनरशिप देखते, लेकिन आपने तो उन स्टूडेंट्स का सोचिए। एक मिनट, मैं एक बात और कर लूं, उन स्टूडेंट्स का सोचिए जो यहाँ पे 2-2.5 साल से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने सियासी मकासद के तहत न सिर्फ साबिक वजीर आजम के साथ ज्यादती की है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं कि उन्होंने अपना टाइम वहां पे लगाया। आप कह रहे हैं पंजाब हुकूमत इसको जो है टेक ओवर करेगी। आपके ये जो बच्चे हैं, आप अपनी सियासत लोगों की मुस्तकबिल की कीमत पे करते हैं। मरियम साहबा को बहुत शौक है, बना दें कोई और यूनिवर्सिटी, अपनी आपको बड़ा शौक तो टेक ओवर करने से अगर आप टेक ओवर कर रहे हैं क्या? अगर हुकूमत टेक ओवर करती है, अगर हुकूमत मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, आप सवाल का जवाब दे दें कि अगर कोर्ट का फैसला है, टेक ओवर करे, अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला है, देखिए अदालत के फैसले पे अगर हुकूमत टेक ओवर करती है तो स्टूडेंट्स को क्या नुकसान होगा? और कितनी यूनिवर्सिटीज हुकूमत के अंडर चलती हैं? देखें, इसको सियासत की नजर ना करें, ये एक बहुत अच्छी सोच के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और इसको कंप्लीट होना था। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि सियासत की नजर ना करें। देखें, आगे चलते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, के हवाले से एक सवाल है, आप कभी उनसे पूछिएगा, कि 1985 से आप पंजाब में बैठे हैं, एक कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई बच्चों की यूनिवर्सिटी तो बना नहीं सके, जो दुनिया में जिसका नाम हो, सिर्फ रोडे बनाने से और जंगला। अच्छा चले, वो ये बात देखें, अली मोहम्मद खान साहब, गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो ऐसी जो क्रेडिबल हो, जिसका दुनिया में नाम हो, एक बता नहीं सकते, फिर आके टेक ओवर कर लेंगे। ये सवाल पूछा है नून लीग वालों से कई बार, वो आगे से पूछते हैं कि चलें क्रेडिबल
तो आप शायद ना माने, यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत बनाई हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में बताएं पिछले 12 साल में कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं आपने, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, बताएं। अब सर साहब इस पे कंप्लीट प्रोग्राम कर लेंगे, मैं पूरी डिटेल आपके सामने ले आऊंगा कि ठीक कितने है, कॉलेजेस ठीक, बनाए, कितनी चलें यूनिवर्सिटियां बनाई हैं आगे चलते हैं, सूबे का। तो आगे छोड़े, चलते जिस हैं, इलाके में से अभी आगे मैं चलते आपके हैं। सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने हल्के में बैठा हूँ। इस हल्के में पाकिस्तान का पहला बच्चियों का कैडेट कॉलेज मेरे हल्के में बन चुका है। ये सिर्फ एक छोटा सा कारनामा मैं बता रहा हूँ। सिर्फ मेरे एक हल्के में बड़ी अच्छी बात, इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी और बात है। मेरे इस एक हल्के में वुमेन यूनिवर्सिटी सिर्फ अली मोहम्मद के हल्के में यहाँ सूबाई हुकूमत ठीक, के हुक्म से उनके ताउन से जो है वो बनी है बच्चियों का कैडेट कॉलेज, पाकिस्तान का पहला। ये तखबई अच्छा मेरे अच्छा इलाके में। अच्छा तो अच्छा, खान इस पे साहब कंप्लीट प्रोग्राम अब करते एक हैं, सवाल बल्कि का मैं तो आखिर में पिछले जवाब एक दे दें। प्रोग्राम में आपको बात भी की ठीक है, थी। कर मैं लेंगे, इस पे तजवीज दूंगा कर आपको लेंगे। कि आप एक चैलेंज कर दें, आप एक मौका दे दीजिए। मैं आप करूंगा, मरियम साहिबा को और अली ठीक है। अमीन खान साहब को बुला लीजिए, उनको कहिए कि मैं आपको दावत देता हूं कि दोनों वज़राए आला बैठे और अपनी दोनों नहीं अपनी आते, परफॉर्मेंस, अपनी अपनी दोनों ही नहीं कारकर्दगी आते का हमारे बात। प्रोग्राम में, मैं करूं क्या? दोनों नहीं आते हमारे प्रोग्राम में। आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं दोनों को दावत देता हूं कि दोनों आएं अगर और देखें, देखिए कि आप पंजाब में क्या हो देखिए, रहा है आप और खैबर मरियम पख्तूनख्वा साहिबा में को क्या हो रहा है। आप ठीक मरियम है, साहिबा को राजी कर लें, आप मरियम साहिबा को राजी कर लें, मैं गंडापुर साहब को राजी कर लूंगा। दोनों को बैठाते हैं ताकि पता लगे आप कि गंडापुर हकीकी साहब को मानों में राजी काम करें, कौन कर रहा है। मैं मरियम और साहिबा को दरख्वास्त भेजता हूं। हाँ जी, डन हो गया, ताकि जरा नहीं ठीक है। नहीं अच्छा आपका आखिर जरा में तो ये बता रास्ता दें, मजबूत हमारे है ना, पास तो आप वक्त आसानी खत्म से हो रहा बना है। लेंगे। जैसा आपके राब्ते हैं वैसे हमारे राब्ते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन मेरा तो भाई है मुझे ना सिर्फ ये गंडापुर। बता दें, ठीक है, अच्छा ये बता दें कि ये जो अभी आप मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत से, इस फैसले के आने के बाद इस पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि आपने जो दरवाजे खिड़कियां खोले हुए हैं इतने सारे, इन सब दरवाज़ों खिड़कियों पे से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो सिंगल ट्रैक आप हैं कि नहीं है? देखिए, इमरान खान साहब को जो एक नाजायज और बहुत गलत जो सजा दी गई है, जो जुल्म अजीम हुआ है, इसका अगर कोई ये कहे कि मुज़ाकरात पे असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। एक तरफ अच्छा, एक तरफ इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम बार भेजा साहबजादा हामिद रजा साहब के जरिए कि मैं अपना जाती इंतकाम माफ करता हूं, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, उसका जवाब इमरान खान लेकिन साहब को उन्होंने ये भी 14 भेजा साल कि कैद की मुज़ाकरात सूरत जारी में दिया रखें। गया। ये मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। माहौल बनाना असर हुकूमत का पड़ेगा, काम अच्छा, था। ठीक है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाने पे पता नहीं पीटीआई क्यों जोर दे रही है, इन्हें कैदियों की रिहाई पे काम करना चाहिए। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? इनकी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों चीजों पे इमरान खान साहब की डिमांड है। जाहिर है, हम तो हमारे जो फाउंडिंग चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब, हम तो उनकी दी हुई पॉलिसी के मुताबिक आगे जाएंगे। तो जहां तक असीरान की रिहाई ठीक है है, वो भी अहम है। मेरे ख्याल में सबसे अहम तो इमरान खान साहब की रिहाई है, लेकिन खान साहब ने जुडिशल कमीशन को पहले नंबर पे रखा है, क्योंकि उनको फिक्र है कि जो जुल्म हुआ है 9 मई को और फिर जो 26 नवंबर को जो जुल्म हुआ है उसका एहतसाब, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे अहम है, उसमें से कोई एक चीज आप लेके दूसरे को तो छोड़ नहीं सकते। आप, ठीक है, तो अगर जुडिशल कमीशन हुकूमत नहीं बनाती, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो उनके बयानात आए हैं वज़रा के, तो फिर भी आप समझते हैं मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए? देखिए, उस पर तो खान साहब ने क्लियर लाइन दे दी है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनते तो फिर मुज़ाकरात जो हैं वो आगे नहीं शायद वो कंटिन्यू हो सके। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगली मुलाकात शायद ना हो सके। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि उस तरफ अगर कोई सैनिटी प्रिवेल होती है, आपने अपनी अना को खुश करने के लिए 14 ठीक है, साल कैद की ख्वाहिश भी पूरी हो गई किसी की। और ये भी एक सवाल है अफसार साहब, मुझे नहीं पता आपने इस पे कभी बात की है नहीं, लेकिन बहुत से एंकर पर्सन और बहुत से लोग, सियासी लोग, बहुत से लोग फैसला सुनाने से पहले यही सजाएं बता रहे थे कि इतने साल इसको होगी, इतने साल उसको होगी। तो ये लोगों को कैसे पता था? फैसला आने से पहले लोगों को नहीं, कैसे मैंने पता था? ये नहीं बहुत बड़ा मैंने सवाल है ऐसी इस बात फैसले पे। नहीं की पहले, लेकिन ऐसी बात मैंने नहीं की, और कुछ अगर लोगों ने की की है, है। ऐसे लोगों ने की है, तो ज़ाहिर है हमारे 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 निज़ाम की नाकामी है ये, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। और यही आपके दौर में भी होता था, तब भी हम कहते थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे ये बता दें कि ये जो आर्मी चीफ से आप मुलाकात हुई जल्द है हमें अलीमीन हमारा गंडापुर दौर साहब याद की, दिला और देते हैं। 3 साल का नन्ना मुन्ना दौर था अफसार साहब, और पीछे उसके 40-45 साल की वो धमा नन्हे चौकड़ी है मुन्ने जो पाकिस्तान नन्हे के शासन 85 के बाद इन्होंने उस की है। नन्हे मुन्ने तो दौर ने 3 साल के तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन उस नन्हे पाकिस्तान मुन्ने की दौर तबाही ने के जिम्मेदार यही है जो आजकल अंदाता बने हुए हैं। उस नन्हे मुन्ने दौर ने इतने बड़े बड़े जिन और मुअक्कल जेलों से दरवाज़ों से तोड़ के निकाल दिए हैं कि अब वो किसी से संभाले नहीं जा रहे। उन जिनों और मुअक्कलों को कौन संभालेगा?
ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये आज अभी काबू आपसे करने जो वाला है अडियाला में कि बैठा जो है और उसके पास तमाम ये मौकिलों को जिन्हों को कंट्रोल करने का आप गुण भी इमरान बड़े खान साहब शरारती के हैं पास है। वैसे। फिक्र ना करें, वो फिक्र ना करें। इमरान खान साहब को सब तमाम जिनों को कंट्रोल करना आता है और इंशाल्लाह एक बार उसको आने दें, तमाम जिनों को वो खुद अपने हाथ से बोतल में बंद दोनों करेंगे। दोनों दोनों जिनों को कंट्रोल करने वाले अडियाला जेल में इस वक्त मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे जिन बाहर फिर रहे हैं जो गुमराह हैं, तो गुमराह जिनों का इलाज इमरान खान साहब को अच्छी ठीक तरह आता है। ठीक। इमरान खान साहब ने कहां से सीखा गुमराह जिनों का इलाज? वो एक मलंग आदमी है और उसके दिल में ईमान की शमा रोशन है। तो इंशाल्लाह कोई भी मुसलमान जो कोई भी मुसलमान जो जिसके दिल में खुदा का ऐसे खौफ मलंग हो, वो तीनों कुल पढ़ के बहुत से शैतानों को भगा सकता है। ठीक है, चलें देखते हैं वो 3 कुल पढ़ते हैं और कब उनका असर होता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त हमारे आपके साथ सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू कि खान को सज़ा का ज़िम्मेदार कौन, वकला, सियासतदान, काबीना, बेगम या खान साहब खुद। और अभी एक और इजाफा उसमें कर देते हैं, जो अली मोहम्मद खान साहब से बात हो रही थी कि क्या कोई जिन हैं, कोई मुवक्किल हैं जिन्होंने खान साहब को सज़ा दिलवाई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारा आज का हॉट इशू है खान को सज़ा का ज़िम्मेदार कौन, और हमें ज्वाइन किया है रेहाम खान साहिबा ने, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मैंने पूछना आपसे ये है कि खान साहब को बहुत सारी बातें हो रही हैं, खान साहब को सज़ा का ज़िम्मेदार कौन है? सियासतदान हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वकला हैं, उनकी काबीना है, उनकी बेगम है, खान साहब खुद हैं, या कोई जिन और मुवक्किल हैं? मेरा ख्याल है अबसार साहब के जब इतना बड़ा सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोई विजनरी लीडर हो तो फिर द बक स्टॉप्स विद हिम। और अगर बार बार ये डिमांड की जा रही हो कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, दोबारा मुल्क की भाग दौड़ उनके हाथों में दी जाए, तो फिर इट बेग्स द क्वेश्चन कि आप में इतनी कॉम्पिटेंसी तो होनी चाहिए कि आप गलत फैसले ना करें। इतना बड़ा लीडर इतनी छोटी छोटी डीलें और इतने छोटे छोटे समझौते जब प्रॉपर्टी टाइकून्स के साथ कर बैठेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि जाहिर है कसूर उनका है। गलत फैसलों का कसूर तो करने वाले के ही सर होता है। ये कहना कि अहलिया की बातों में आ गए, दोस्त की बातों में आ गए, तो भाई आप अगर इतने ही कच्चे कानों वाले हैं या इतने ही वीक कैरेक्टर्ड हैं कि लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि यू आर नॉट फिट फॉर सर्विस। अच्छा, ये बात बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं कि खान साहब वॉज नॉट फिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। अब तो उनको बनाने वाले, लाने वाले, उनको पूछने वाले, गोल्फ खेलने वाले भी शायद यही सोचते हों कि ही वॉज नॉट फिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने कहा बक स्टॉप्स विद हिम, आप समझती हैं, आप जितना जानती हैं खान साहब को, वो जिम्मेदारी आप नाकामियों की लेना जानते हैं, लेते हैं? Absolutely not. To use the popular phrase of the visionary leader. देखिए बात ये है कि ये जो ब्लेम गेम है उसके तो वो बादशाह हैं। आई थिंक कि उन्होंने इसकी आगाज़ किया है और बाकी सब भी उनसे सीख रहे हैं। कभी भी किसी चीज़ का कसूर उनका नहीं हुआ। मतलब जो भी इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, लेकिन धोखे सारे आपने खाए। तो जनरल बाजवा का भी कसूर हुआ और जनाब सीएम का भी कसूर हुआ और जहांगीर खान तरीन का भी कसूर हुआ और 2011 से पहले वालों का भी कसूर था, 2011 के बाद वालों का भी कसूर था, शुगर माफिया का भी कसूर था, इलेक्टेबल्स का भी कसूर था, हमें आता नहीं था। तो इस किस्म के जो एक्सक्यूज़ेस हैं, क्या आप क्रिकेट की फील्ड पे इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई आपको नेट प्रैक्टिस दी थी, 12 साल हो गए आपके केपी में, वहाँ पे परफॉर्म करते तो सिलेक्टर्स आपको दोबारा सिलेक्ट कर लेते, एक दफ़ा तो सिलेक्ट करके देख लिया। तो ये बात कि हर चीज़ का कसूर किसी और का होता है, गलत टिकट देना कसूर किसी और का है, तो इसका मतलब है कि अगर आप अच्छी जजमेंट ही नहीं रखते अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या प्रोफेशनल ज़िंदगी में, केपी में या फेडरेशन में, अगर आप इतनी ज़्यादा गलत फ़ैसले करते हैं, तो ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मज़ीद और गलत फ़ैसले ऑन एन इंटरनेशनल लेवल हमारी जब आप नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश रखते हैं, उन फैसलों से हमने या रियासत ने उनको रोक लिया है।
सो मेरा ख्याल है कि ये ब्लेम गेम हैज टू स्टॉप, एवरीथिंग कांट बी नवाज शरीफ्स फॉल्ट। ठीक, मतलब जो कुछ भी आज तक जिंदगी में होता आया है वो नवाज शरीफ की गलती रही है या किसी और की गलती रही है। तो आज से देखें ना कि गलती किसकी है। आपने 22 साल जद्दोजहद में क्या हासिल किया, करप्शन का ये कलंक का टीका अब आपके माथे पे भी लग गया है, और ये भी आपने अर्न किया अच्छा। जो नवाज शरीफ ने नहीं किया, कि अपनी बेगम को भी रुसवा किया, उनको भी नोटोराइटी मिली, उनके ऊपर भी एक करप्शन का ठप्पा लग गया। मेरा ख्याल है किसी और फर्स्ट लेडी पे या फॉर्मर फर्स्ट लेडी पे, बेगम कुलसूम नवाज का अगर एग्जांपल लें या बेगम नुसरत भुट्टो का, ऐसा कभी नहीं हुआ कि घरेलू खातून पे इतने ज्यादा इल्जामात, इतनी ज्यादा, मतलब आपने मेरा सवाल सुन लें, आई थिंक यू शुड बी मैन इनफ टू एक्सेप्ट कि गलती आपकी है। मेरा सवाल सुन लें आप। अब देखें, अभी फैसल वापडा ने कहा कि इमरान खान 2018 तक करप्ट नहीं था और बुशरा से शादी के बाद ऐसा हुआ कि वो करप्शन में मुलव्वस हुआ। बहुत बड़ी बात उन्होंने की। आप कह रही हैं कि खान साहब की वजह से बुशरा पे करप्शन का इल्ज़ाम लग गया, तो ये दोनों चीज़ें, दो बातें अलग अलग हैं। आप किस बुनियाद पे कह रही हैं कि बुशरा जो फंसी हैं वो खान साहब की वजह से फंसी हैं? फैसल वापडा कह रहे हैं कि खान साहब बुशरा की वजह से फंसे हैं। हम किस पे यकीन करें? देखिए फैसल भाई जो है ना, मेरा ख्याल है अभी तक समझ रहे हैं कि शायद उनको दोबारा कोई दिल से लगा लेगा, लेकिन बात यह है कि मैं तो ये भी आपको बता सकती हूँ कि उस वक्त भी फैसल वाडा साहब बहुत अर्नेस्टली, सिंसियरली लगे हुए थे कि कोई कराची में, सखर में कोई प्रेजेंस हो विजनरी लीडर की, वो बात ही कोई नहीं सुनने वाला था। उस वक्त फैसल वाडा को भी, यानी कि वो सारी भाग दौड़ वो कर रहे थे, ही वॉज वेरी वेरी सिंसियर एंड अर्नेस्ट। लेकिन मैं आपको इसका आई विटनेस अकाउंट दे सकती हूँ कि उनकी नोटिफिकेशन बड़ी मुश्किल से हुई और उनके ऊपर बड़ा, मतलब उनकी जो सिंसेरिटी थी या जो उनकी नेक नियति थी, उसके खिलाफ बहुत से लोग चेयरपर्सन के कान भर रहे थे, वो पसंद नहीं करते थे। तो फैसल वाडा अभी भी सिंसेरिटी में कह रहे होंगे, मैं तो अपना आपको एक बहुत ही मेरा ख्याल है कि मेरे पे इसलिए यकीन करें कि मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए, लेट्स लुक एट द एविडेंस कि जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है उसका भला नहीं हुआ, चाहे वो आपकी अहलिया है या आपका भांजा है, जिसको भी आपने वर्गलाया है, यहाँ तक कि वो वोटर सपोर्टर, वो खवातीन, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज की खवातीन जो बाहर निकल के आई हैं, वो भी पेशियाँ भुगत रही हैं। तो देखें, अपने आप को कहना कि जनाब एक लीडर तो बाप की तरह होता है, तो आपने दिया क्या है? ना तो केपी में किसी नौजवान को आपने नौकरी दी है और आपने एक बड़ी नेगेटिव लेबलिंग की है। सो आई डोंट थिंक कि अहलिया को ब्लेम करना चाहिए। भाई आप ही की डिसीजन होती है ना कि आपने कहाँ रिश्ता जोड़ा, कहाँ रिश्ता तोड़ा, और आपकी ये डिसीजन होती है कि किसको कितनी एक्सेस दें। आज अगर आपकी बिजनेस में आप ये कहें कि नहीं नहीं मेरी अहलिया मदाखलत कर रही थी, तो आपने मदाखलत की गुंजाइश दी। अगर आपने फैमिली को या एक ये बड़ी अच्छी बात आपने की है दी, तो मेरा ख्याल है इट इज हिज फॉल्ट। ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप बरतानिया में, आपका ज़ाहिर बहुत ताल्लुक़ है। कल बरतानिया में जो वहाँ की पीटीआई है वो एक मुजाहरा कर रही है 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे। हालांकि वहाँ से कोई 2 किलोमीटर के फासले पे नेशनल क्राइम एजेंसी का दफ्तर है, वहाँ भी वो जा सकते थे, वहाँ नहीं जा रहे। तो मुझे ये बताइए, इन पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, ये इलॉन मस्क इनके ऊपर इतने गंदे घिनौने इल्ज़ाम लगाते हैं, तब बोलते नहीं है ये, अब ये लगा रहे हैं वहाँ पे। तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी प्रेस रिलीज एक जारी की थी जो 3 दिसंबर 2019 को, वो वापस क्यों ली? उस पर आप थोड़ा सा मुख्तसरन बता देंगे आखिर में? देखिए, पता नहीं क्या मिस्टीरियस हैपनिंग्स हो रही हैं। दिसंबर 2019 में 6 दिसंबर 2019 को मैंने एक यूट्यूब व्लॉग किया और उसमें मैंने 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की, आई थिंक कि मैं पहली व्लॉगर थी जिसने उसके बारे में बात की और उसके बड़े व्यूज़ आए। लेकिन वो मिस्टीरियसली वीडियो जब मैं अपनी टीम से भी कहती हूँ तो वो कहते हैं हमारे सिस्टम से डिलीट हो गया, उसकी कोई कॉपी ही नहीं है। तो बड़े बड़े मुल्कों में बड़ी बड़ी ऐसी अजीब मिस्टीरियस हैपनिंग्स होती हैं, अब पता नहीं कि वो कैसे गायब हो गया है। द फैक्ट इज़ कि पाकिस्तानी किसी पे अगर बैरून मुल्क किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा है तो 2 पाकिस्तानी इस पे लगा है, और पीटीआई को और बाकी सियासी जमातों को और बाकी पाकिस्तानीज़ को भी इसको एडमिट करना पड़ेगा। एक, ये 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड जो कि ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने अनाउंस किया, वहीं से हमने उसकी वेबसाइट से पढ़ के मैंने व्लॉग किया।
और दूसरा रावणवार पे लगा। दो ही पाकिस्तानी, ना नवाज शरीफ का नाम आया ना जरदारी का नाम आया, और वो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वो लोग पाकिस्तान ला के उन्होंने हमें नहीं दिए, जो कि स्विस अकाउंट से बाहर से पैसे लाने वाले थे। मुराद सईद और पीटीआई बानी चेयरमैन तो बाहर से लेके आने वाले थे, जो आने वाले थे वो भी हमने नहीं देखे। यहाँ पे मेरा ख्याल है ये भी सोचने की बात है कि आज कन्विक्टेड फेलन कौन है। वो जो सबको कन्विक्टेड कहता था, वो जो सबको चोर 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 कहता था, आज उसके ऊपर भी, उसकी अहलिया के ऊपर भी करप्शन का, चोरी का और वाइट कॉलर क्राइम का जब लेबल लगा है, तो क्या हम भी या कोई भी पीएमएलएन से या पीपीपी से ये अब उनको लेबलिंग कर सकता है क्या? उनके अपार्टमेंट्स और उनके घरों के बाहर चोर, टब्बर चोर, वो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, चलें अब इस पे अब वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। पीटीआई ही ने शुरू की है। हाँ जी, जाहिर है बुरी रिवायत है और इस पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रेहाम खान साहिबा। और एक बहुत अहम बात की है, उन्होंने कहा है कि तासुर जो दिया जा रहा है कि बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान को सजा हुई है, ये गलत है। इमरान खान की वजह से बुशरा बीबी मुश्किलात में फंसी हैं, तो ये एक बड़ी उन्होंने अहम बात की है। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का एडिटोरियल मज़हब के नाम पर करप्शन हलाल है या नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारे वक्त हुआ आज के एडिटोरियल का, जिसका है टाइटल इस्लाम के नाम पर करप्शन हलाल है या नहीं है, और इस पर हम बात करेंगे। इससे ये जहन में आया है कि कल पीटीआई यूके 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो यूके के वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर है उसके सामने एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि उनका हक़ है, वो उस मुल्क के शहरी हैं, वो वहाँ के बादशाह की वफ़ादारी का उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, वो 100 दफ़ा वहाँ मुज़ाहरा करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनका हक़ है। लेकिन उनमें इतनी गैरत ज़रूर होनी चाहिए कि जब इलॉन मस्क पूरा पिछला महीना उनके ऊपर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाता रहा उन ब्रिटिश पाकिस्तानियों पे चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के हवाले से, जिसमें पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई, तमाम पाकिस्तानियों को की बदनामी हुई, तो तब भी वहाँ के बुखारियों को, अनिलों को, चिक्कुओं को चीखें मारनी चाहिए थी, उन्हें तभी एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन जो गोरे की ग़ुलामी का जो खुमार है ये इतना शदीद होता है कि ये गोरे के दफ्तर नेशनल क्राइम एजेंसी जो इस डाउनिंग स्ट्रीट से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे है, 8 मिनट में आप गाड़ी में पहुंच सकते हैं, सबवे पे जाएंगे तो शायद 6 मिनट में पहुंचें। ये गोरे के ग़ुलाम जो कल पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा करेंगे, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट से थोड़ी दूर जाके नेशनल क्राइम एजेंसी के दफ्तर के बाहर मुजाहरा नहीं करेंगे। जिसने ये सब कुछ शुरू करवाया कैसे, और उनकी 3 दिसंबर 2019 का मैं ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं कि एनसीए हैज एग्रीड 190 मिलियन सेटलमेंट विद अ फैमिली दैट ओन्स लार्ज प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान। ये मलिक रियाज और बैरी टाउन की तरफ इशारा है और उन्होंने कहा कि सेटलमेंट इज द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। एक तहकीकात के नतीजे में एनसीए ने मलिक रियाज हुसैन नाम लिखा उन्होंने, जो कि पाकिस्तानी नेशनल है और उनका बिजनेस है, और हम उनसे ये उन्होंने हमें ये ऑफ़र की है कि 1 हाइड पार्क का जो है वो जिसकी उसकी 50 मिलियन पाउंड की वैल्यू है, वो पैसे कहाँ से है वो साबित नहीं कर सके, तो उन्हें 190 मिलियन पाउंड उनके अकाउंट में से एग्री किया कि वो पाकिस्तान को वापस भिजवाए जाएंगे। और इस पे ये जो मौक़िफ़ है पीटीआई का वो ये है कि रियासत पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा और खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं किया। इन दावों की हकीकत मुख्तलिफ है। 2 केसेस थे, एक बरतानिया में मलिक रियाज के ख़िलाफ़, दूसरा पाकिस्तान में। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया 2018 में अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर के तहत मलिक रियाज का सारे अकाउंट फ्रीज़ हो गए और उसमें जो पैसे थे वो निकलवाए गए और उन्होंने कहा कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो बरतानिया ने प्रेफरेंस दी कि हाँ ठीक है आप सेटलमेंट कर लें। और उसमें सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह की खबर के मुताबिक अक्टूबर 2019 में एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर यूके में मलिक रियाज से 2 हफ्ते तक लगातार मुलाकातें करते रहे और शहजाद अकबर मफरूर हैं पाकिस्तान के कानून से और वो पनाह ली हुई है उन्होंने बरतानिया में। उनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने इस सारी डील में बहुत पैसे बनाए और उन्होंने फिर ये खुफिया माहिदे पर दस्तखत किए। खान साहब को उन्होंने काबीना को इस पर कन्विंस किया और काबीना के सामने एक बंद लिफाफे में ये सारी चीज़ पेश की गई। 3 दिसंबर को ही एनसीए का ट्वीट आया जो मैंने अभी दिखाया। 3 दिसंबर को ही मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान सेटलमेंट हुई, प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें फिर 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को लौटाए जाएं ये भी कहा गया। फिर वो प्रेस रिलीज डिलीट कर दी गई। एनसीए ने वो प्रेस रिलीज क्यों डिलीट की है, इस पे 2 राय हैं। एक तो ये कि वो खान साहब को सपोर्ट करना चाहते थे किसी तरीके से उनके केस में, और दूसरी ये है कि एनसीए बहुत शर्मिंदा है कि शहजाद अकबर और पाकिस्तान की जो
हुकूमत पाकिस्तानी इतने फ्रॉडिये हैं कि उन्होंने एनसीओ को भी चूना लगा दिया, उनको भी धोखा देकर अकाउंट नंबर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का दिया, लेकिन देना चाहिए था रियासत पाकिस्तान का। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस अलग से चल रहा था जिसमें मलिक रियाज को मलील डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर बैरियर टाउन बनाने के लिए इल्ज़ाम में 460 बिलियन रुपए का जुर्माना किया गया, जिसमें से ये 35 बिलियन ये जो बरतानिया से आए थे वो भी जमा करवा दिए गए, जिसकी वजह से ये सारा मसला हुआ। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में वो फैसला रिवर्स किया, जिसमें मेंबर थे काजी फायज़ा अमीनुद्दीन खान और अतर बिन अल्लाह, और उन्होंने वो सिंध हुकूमत को पैसा वापस किया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के। और दूसरा फ़ायदा कि इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो फिर काबीना से मंजूरी क्यों दिलवाई गई? काबीना का ऐसे क्या ताल्लुक था? रियासत पाकिस्तान को मिलने वाली रकम एक शख्स के ज़ाती जुर्माने में क्यों एडजस्ट की गई? दी न्यूज़ में शाया होने वाली आज कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक 26 दिसंबर 2019 को इमरान खान अल कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए एक ट्रस्ट रजिस्टर करवाते हैं। 458 कनाल ज़मीन, यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए 28 करोड़ रुपया, यूनिवर्सिटी अकाउंट्स में 28 करोड़ रुपए के फंड्स और लाखों का फर्नीचर मलिक रियाज और बैरियर टाउन ने दिया, और जुल्फी बुखारी के नाम ट्रांसफ़र की ज़मीन। उसके बाद ट्रस्ट बना जिसके ट्रस्टी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी। तो फ़ायदा और क्या होता है? हुकूमत को क्यों इस्तेमाल किया गया? काबीना को क्यों इस्तेमाल किया गया? ये ज़मीन की ली गई, अपनी ज़मीन लेते, किसी और से लेते, अवाम से लेते। पहले भी तो शौकत खानम बनाया, नुमल बनाया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। इस पे एतराज़ हुआ इसलिए कि इसमें एक फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग की गई। गुड नाइट।